आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल एंड आपकी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से चल रही है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और लेक्चर नंबर है 06। इस लेक्चर में हम वैक्सीन के बारे में बातें कर लेंगे। वैक्सीन क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कैंसर क्या होता है यानी कैंसर के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर फटाफट। क्या होता है वैक्सीन, बताओ वैक्सीन क्या होता है। तो अगर आपको बोलना है वैक्सीन तो आप कैसे बता सकते सर वैक्सीन क्या है? एक सुई है, हमने लाया सुई दे दिया वैक्सीन है। अरे बुढ़वा ये वैक्सीन मेरे भाई थोड़ी नहीं है, वैक्सीन ये नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए। आप दे तो ठीक है, कोई बात नहीं उससे, लेकिन देखना वैक्सीन क्या होता है कि आ, ये क्या होता है कि लाइव अटेन्यूएटेड क्या होता है या डेड क्या होती है एंटीजन की प्रिपरेशन होती है। क्या होती है? लाइव अटेन्यूएटेड या डेड एंटीजन की क्या होती है? प्रिपरेशन होती है। अब क्या कह सकते हो कि लाइव अटेन्यूएटेड मतलब क्या होता है? तो देखो वैक्सीन क्या होता है, एक एंटीजन होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे एंटीजन जो क्या होते हैं कि वो मर चुके होते हैं, मरे हुए एंटीजन होते हैं, या वैसे एंटीजन जो क्या होते हैं कमजोर किए हुए होते हैं, या उनसे उनके उनमें से जो बीमारी कॉजिंग है, डिजीज कॉजिंग हिस्सा है उसको हटा दिया गया है ना। तो आपको ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ ये भी समझना है ना कि ये वैक्सीन क्यों दिया जाता है। तो इसलिए आपको दिया जाता है कि ये वैक्सीन आपको अगर दे दिया जाएगा, ये वैक्सीन आपको अगर दिया जाएगा तो क्या होगा कि आपके शरीर में ये मेमोरी सेल और इम्यून सेल को क्या करते हैं मेरे भाई? इम्यून सेल और मेमोरी सेल को एक्टिव करने का काम करते हैं, है ना। ये एक्चुअली में ये बीमारी कॉज नहीं करते, एंटीजन क्या बीमारी कॉज नहीं करते हैं, लेकिन क्या किया जाता है आपके शरीर में इसकी प्रिपरेशन दी जाती है ना, जिससे क्या हो कि अगर बाद में कोई फॉरेन एंटीजन आए, क्या हो बाद में कोई फॉरेन एंटीजन आए तो आपका पहले से इम्यून सेल या मेमोरी सेल बनी रहे, तो उससे लड़ने के लिए पर्याप्त रहे, उससे लड़ने के लिए काम करे, है ना। तो यही है, तो आपको लिखना है। और सबसे पहले ये बताओ हमको कि ये वैक्सीन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वैक्सीन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था और वैक्सीन बनाया किसने था? ये वैक्सीन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन क्या है कि एडवर्ड जेनर साहब ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन लुई पास्चर साहब ने क्या किया था? बनाया था। एडवर्ड जेनर साहब ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो याद रखना इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एडवर्ड, थोड़ी सी इंग्लिश गड़बड़ हो सकती है इनकी, जेनर, एडवर्ड जेनर। और इसको बनाया किसने था? वैक्सीन बनाया किसने था, है ना। बनाया किसने था? तो बनाया याद रख लेना कि क्या? लुई पास्चर। लुई पास्चर। लुई पास्चर ने बनाया था। थोड़ी सी हो सकती है इनका नाम वाम है। अब देखिए हम क्या लिखते हैं कि वैक्सीन आखिर में है क्या। तो याद रख लिएगा वैक्सीन क्या है कि दिस इज द लाइव अटेन्यूएटेड लाइव अटेन्यूएटेड, या लिख सकते हो एंटीजन है। क्या है? एंटीजन। एंटीजन या आप इसको लिख सकते हो क्या कि लाइफ डेड। क्या है? क्या? डेड एंटीजन, है ना। डेड एंटीजन की क्या है? प्रिपरेशन है ना। प्रिपरेशन है। क्या है? प्रिपरेशन है। समझ में आ गया? कितना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें दुख दर्द समस्या तो हुआ ही ना होगा। अब चलो यहां पर हम बातें करते हैं कि ये जो इसकी प्रिंसिपल है किस पर बेस है। जो वैक्सीन की प्रिंसिपल है, क्या है? प्रिंसिपल है किस पर आधारित है? प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, सिद्धांत है ना। सिद्धांत किस पर आधारित है ये बताओ। तो याद रखना इसकी प्रिंसिपल क्या है कि इस पर इसका प्रिंसिपल इस आधारित है जेनरेशन ऑफ मेमोरी सेल या इम्यून सेल है ना।
ये दो चीज पर क्या है, बेस है, याद रख लेना, बहुत अच्छी है। और फ्लो चार्ट में अगेन आपको बताया ही जा रहा है, फ्लो चार्ट तो बहुत बढ़िया है ना। आपको इतना हो गया, चलिए आगे हम लेके चलते हैं। ये देखो यहाँ पर कि ये क्या होता है कि आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल अक्वायर्ड क्या होता है, अक्वायर्ड क्या होता है, तो एक्टिव, अबे एक्टिव है, एक्टिव क्या होता है, ह्यूमिनिटी होता है। आपको पता है ये क्या होता है, आर्टिफिशियल अक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। मतलब कि क्या होता है, हिंदी में मतलब बोले तो क्या होता है कि जो हाथ से इम्यूनिटी दिया जाता है उसे आर्टिफिशियल बोला जाता है। तो आर्टिफिशियल उपार्जित है ना, आर्टिफिशियल। तो आपको समझ में आ गया। ये लाइव अटेन्यूएटेड है, कॉन्सेप्ट किसने दिया था, लुई पास्चर साहब ने। और इसको बनाया किसने था, तो याद रख लेना, सॉरी बनाया किसने था, तो लुई पास्चर ने, कॉन्सेप्ट एडवर्ड जेनर ने, है ना। तो ये हो गया। अब आगे चलो हम बात कर लेते हैं, इसकी कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल वो क्या है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा वो अलग की बात है ना। ये देखो, ये आप नाम सुने हो, ORL, ओ है ना। तो क्या होता है, ओरल, अबे सॉरी OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन होता है ना। ये आएगा जाएगा ऐसे ही काम है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओरल पोलियो वैक्सीन क्या दिखाई दे रहा है, बढ़िया तरीके से देख लिया जाए, बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। चलो वर्ड तो दिखाई देना चाहिए, अब आना चाहिए, है ना। ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया। अब चलो हम आगे बात कर लेते हैं इसी में कि आप डीपीटी का टीका लेते हो। डीपीटी का टीका क्या होता है, डीपीटी का डिप्थेरिया, पी से पर्ट्यूसिस क्या होता है, पर्ट्यूसिस, और टी से क्या होता है, टिटनिस। टिटनिस होता है। तो ये डीपीटी का भी टीका आप लेते ही होंगे, है ना। अगली बात क्या है, एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल है, आप कैसे कैसे वैक्सीन लेते हो, है ना, वैक्सीन की एग्जांपल है। अगली बात क्या है, आप एक क्या बनाते हो कि ईस्ट बनाते हो। कैसे ईस्ट बनाते हो, तो ट्रांसजेनिक ईस्ट बनाते हो, ट्रांसजेनिक ईस्ट बनाते हो, है ना। ट्रांसजेनिक ईस्ट क्या बनाते हो, तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या बनाते हो, तो हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी का क्या बनाते हो, टीका बनाते हो। याद रख लेना, ये सारा चीज फ्लो चार्ट में आपको बता दे रहे हैं, है ना। ये आपको यहां तक तो कंफर्म हो गया था कि ये कॉन्सेप्ट लाइव अटेन्यूएटेड, और ये सिद्धांत किस पर आधारित है, आर्टिफिशियल है। इसकी एग्जांपल क्या है, ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन है ना। उसके बाद डीपीटी क्या है, तो आपको डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और क्या होता है, टिटनिस का टीका लगता है ना, वैक्सीन। वो क्या होता है मेरे भाई, तो आपको एंटीजेन होते हैं। क्या होते हैं, लाइव अटेन्यूएटेड एंटीजेन होते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। और आपको यहाँ पर ट्रांसजेनिक ईस्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था, किसका, तो हेपेटाइटिस बी का डिजीज के लिए बनाया गया था टीका। तो सो आपको इतना तो पहले कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, हो गया तो बोल सकते हो, तो हो गया, मिटा दे। हाँ याद रख लेना, ये सारा चीजें आपको ये ओरल पोलियो वैक्सीन वाला लिख लेना कि लाइव अटेन्यूएटेड है। क्या है, लाइव अटेन्यूएटेड है, आपको पता ही हो गया, मिटा दे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब आप एलर्जी के बारे में जानो, एलर्जी क्या होता है, एलर्जी के बारे में जानते हो? एलर्जी, गिरना मत, ये तो सारा काम चौपट हो जाएगा ना। एलर्जी के बारे में जानते हो, एलर्जी क्या होता है? अगर जानते हो तो बताओ, नहीं जानते हो तो हाँ जानते तो हैं। एलर्जी क्या होता है कि हम लोग धूप में घूम लेते हैं ना, तो एलर्जी हो जाता है या माटी लग जाता है, तो एलर्जी यही है बड़ी बात। चलिए सॉरी, क्या है मेरे भाई, आपको ठीक सोच रहे हो, क्या है एलर्जी? एलर्जी क्या होता है? एलर्जी, एलर्जी आपको नाम सुन लिया, लेकिन आपको एक चीज हमको बताओ, क्या आपको एक चीज, क्या एलर्जी आपको धूल से ज्यादा कोई दिक्कत होता है? मान लो जो डस्ट होता है, डस्ट से क्या तुमको कोई ज्यादा दिक्कत होता है, हानि होता है? नहीं होता है। या आप जो पोलन ग्रेन होता है, क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन से आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है? नहीं होता है, नहीं होता है सर। आपको मान लो कि जो फर होते हैं, जो गाय के, जो जानवरों के फर होते हैं, है ना, जानवरों के फर से, डेंड्रफ से, तो आपको डेंडर से तो कोई आपको ये दिक्कत नहीं होता है? नहीं होता है सर। लेकिन आपको क्या होता है, आपका शरीर क्या होता है कि एक्स्ट्रा ओवर रिएक्ट कर जाता है। क्या होता है? ज्यादा ओवर रिएक्ट करता है, मतलब कि कुछ से आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे चीज होते हैं जो आपके बॉडी में क्या जाते हैं, क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है, ओवर रिएक्ट करता है, ओवर रिएक्ट करता है। उसे क्या कहते हैं? एक्सेजरेटेड क्या इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाता है। क्या होता है? या हाइपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव क्या इम्यून रिस्पॉन्स, या हाइपर स्टेंड इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको एलर्जी में कोई ज्यादा चीज से आपको दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आपका शरीर क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा बिहेव करता है ना। तो आप लिख सकते हो क्या कि बड़े लेटर में क्या होता है? हाइपर, क्या होता है? हाइपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव, या हाइटेंड, हाइटेंड, या आप इसको ही लिख सकते हो क्या? एक्सेजरेटेड, एक्सेजरेटेड क्या इम्यून रिस्पॉन्स, क्या इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स को ही क्या बोला जाता है? एलर्जी बोला जाता है। आप एक सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, है ना। तो आपको इतना पता होगा कि एक्सेजरेटेड या हाइपर, या जो लिख सकते हो कि हाइटेन, ये सब क्या होते हैं कि मतलब कि आप कहते हो ना कि हमको इस बात पर उसको ज्यादा इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, भाई को क्या होना चाहिए कि थोड़े से नॉर्मल ही रहने चाहिए, है ना। लेकिन क्या हुआ, उस बात पर सबसे ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गया, है ना, हाइपर ओवर रिएक्ट कर गया, हाइपर एक्सटेंड कर गया, तो ये बात है। तो आपको पता है। अब इसमें याद रखना कि इसमें क्या, कि इसमें कौन से एंटीबॉडी काम करते हैं, एंटीबॉडी कौन से काम करते हैं। तो याद रख लेना कि एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कौन से काम करते हैं? तो आईजीई, आईजीई एंटीबॉडी क्या करते हैं एलर्जी में? वैसे पता ही है कि एलर्जी में आईजी क्या करते हैं, एंटीबॉडी काम करते हैं, है ना। तो आपको ये पता हो गया, है ना। अब चलो हम बात कर लेते हैं, इसमें सेल कौन से काम करते हैं, इसमें कौन से सेल काम करते हैं। इसमें जैसे कि मान लो कोई ऐसा चीज आया जो आपके सेल पे लग गया है आपके, लेकिन कौन से सेल काम करते हैं, है ना, एलर्जी में। तो आपको याद रख लेना कि ये मांस सेल होते हैं। क्या होते हैं? मांस सेल होते हैं। मांस सेल क्या करते हैं? काम करते हैं। अब मांस सेल क्या करते हैं कि हिस्टामिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन का क्या करते हैं? सेक्रेशन करते हैं। आपको ये याद रखना कि मांस सेल क्या करते हैं, मांस सेल जो दिखाई दे रहा है मांस सेल, ये मांस सेल क्या करते हैं? हिस्टामिन और सेरोटोनिन का क्या करते हैं? सिक्रेशन करते हैं। अब हिस्टामिन क्या होता है कि ऐसे लेयर होते हैं हमारे शरीर के, सॉरी हमारे जो त्वचा के नीचे लेयर होता है मांस सेल, उसी का क्या होता है कि भाई हिस्टामिन और सेरोटोनिन क्या करते हैं कि सिक्रेशन करते हैं। अब हिस्टामिन आपको पता होना चाहिए है क्या, पता होना चाहिए, ये हमको ये चीज का बात बता दें, ये एंजाइम है, प्रोटीन है कि ये क्या है, ये
मतलब कि XYZ क्या है आप बताओ, जरा बता सकते हो तो बता देना, है ना। और ये हम आपको यहां पर लिखो कि ये क्या होते हैं कि ये टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एलर्जी। एलर्जी है ना, ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं एलर्जी को। अब एक चीज याद होना चाहिए कि ये जो ये एलर्जी क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं जो इफेक्ट, तो ये इसके विरुद्ध में काम करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो एंटी हिस्टामिन भी हो जाता है ना। एंटी हिस्टामिन का आपको याद आ जाएगा, प्रिपरेशन आपको ले सकते हैं। एंटी हिस्टामिन क्या, एलर्जी को कम करने के लिए आता है एंटी हिस्टामिन, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये इसके इलाज में, उपचार में भी लिख सकते हो कि एंटी हिस्टामिन का हम ले सकते हैं। तो याद रख लेना क्या लिख सकते हो, किसके इलाज में, इसके उपचार में, उपचार में, है ना, इलाज में एंटी हिस्टामिन ले सकते हो। एंटी हिस्टामिन का आप प्रिपरेशन ले सकते हो, एंटी हिस्टामिन ले सकते हो। आप एक चीज और बताओ कि और क्या ले सकते हो, और एंटी हिस्टामिन के अलावा और क्या ले सकते हो। और एक चीज बताना, एंटी हिस्टामिन कहाँ से निकलता है, मांस सेल से तो निकलता है दोनों, लेकिन मांस सेल के अलावा एंटी जो हिस्टामिन होता है और सेरोटोनिन होता है, ये कहाँ से निकलता है, मांस सेल के अलावा ये कहाँ से निकलता है। तो आपको बेसोफिल याद होगा। बेसोफिल क्या होते हैं भाई, आपको ये पता होना चाहिए। बेसोफिल, आपको ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये सब होते क्या हैं, ये सब क्या होते हैं आपको याद रखना है ना। तो ये बेसोफिल से भी निकलते हैं। और एंटी हिस्टामिन के अलावा सेरोटोनिन भी ले सकते हो, आपको याद रहना चाहिए। तो पहले ये होना चाहिए और लिख लेना पहले, उसके बाद और भी है आपको। इसके एलर्जेंट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से एलर्जेंट होते हैं, ये भी तो जानना है ना। एलर्जेंट कौन कौन होते हैं, लिखना कि लिख दे, चलो लिख देते हैं, ज्यादा दिक्कत को कहे नहीं। क्या है एलर्जेंट, एलर्जेंट कौन कौन होते हैं, एजेंट कौन, एलर्जी कॉज कराने वाले एजेंट कौन कौन से होते हैं, एलर्जेंट कौन कौन से होते हैं। याद रख लेना कि आपको पहले ही लिखवा दिया गया कि डस्ट होता है, डस्ट है। उसके बाद क्या है कि पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन है, डेंडर है, डेंडर है, डेंडर मतलब फर होता है, क्या होता है, एनिमल के, एनिमल, एनिमल डेंडर होता है ना। एनिमल के डेंडर हो गया, है ना। ये सारा चीज क्या है मेरे भाई, एलर्जेंट है, ये सब एलर्जेंट है। आप देखो कि आप जो कोई बहुत आदमी का होता है कि ब्रिंजल खाने से भी क्या होता है, एलर्जी होती है ना। किसी चीज को क्या लग गया, तो धुआं लग गया तो भी एलर्जी हो जाएगी। धुआं, किसी चीज को मतलब कि कोई दूसरा चीज लग गया तो भी एलर्जी हो जाएगी। मतलब कि यह सब क्या है, एलर्जेंट है ना। जो क्या करे, एलर्जी को कॉज करे, तो उतना ज्यादा ये नहीं है लेकिन फिर भी एलर्जी हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि एलर्जेंट कौन कौन से है। तो ये सारे तो पहले एलर्जेंट है, ये सारे क्या है, एलर्जेंट है, एलर्जी कॉज कराते हैं, है ना। तो याद रख लेना। और तो हो गया, मिटा दे, हो गया, चलो बहुत बढ़िया। और याद रख लेना, इसमें बता नहीं सकते। और यहाँ पर भी एक चीज याद रख लेना, एंटीहिस्टामिन की जगह पर क्या है कि आप स्टेरॉइड को भी याद रख सकते हो, है ना। तो आप दो तीन मेजर चीजों को याद रख सकते हो। और यहाँ पर तो ये तो हो गया, लेकिन लिख लेना यार। दो हो गया ना, चलो अब ये हो गया, मिटा दे, चलो मिटा दे, बहुत बढ़िया। वैसे तो कर लिए होगे। अब आगे थोड़ी सी देख लेते हैं, है ना। अरे बाबा, चलो वैसे तो देखो मेरे भाई, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताते रहे कि बहुत
आपको थोड़ी सी और एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना। आपको मेहनत थोड़ी सी और करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून डिजीज आपको पता होना चाहिए, आपको ज्यादातर आपको पता ही होगा, अगर नहीं है तो ठीक है। सो ऑटो इम्यून डिजीज है। और ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, या आप इसे बोल भी सकते हो क्या है कि जेनेटिक फैक्टर के कारण भी होता है। क्या होता है ये डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, ये जेनेटिक फैक्टर के कारण भी होता है। जेनेटिक फैक्टर के, अब कैसे होता है, तो क्या होते हैं कि हम लोग की एंटीबॉडी है, हम लोग की एंटीबॉडी, आप सुन लो, हम लोग की एंटीबॉडी क्या होते हैं कि हमारे कोई भी जेनेटिक फैक्टर के कारण हमारे ही सेल को क्या करने लगते हैं, तो नष्ट करने लगते हैं। क्या, ये हमारे जो एंटीबॉडी होते हैं हमारे ही सेल को क्या कर लगते हैं, नष्ट करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं, तो आपको थोड़ी सी, अब थोड़ी सी 1 मिनट है कि थोड़ी सी हिंदी में थोड़ी सी लिखना पड़ेगा, है ना। हिंदी में लिख देते हैं क्योंकि थोड़ी सी बाबू क्या है कि जो हमारे हमारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, या सॉरी हमारे जो एंटीबॉडी है ना, एंटीबॉडी क्या करते हैं, वो हमारे किसी भी जेनेटिक कारण के, क्या जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण, किसी भी जेनेटिक कारण से क्या करते हैं, हमारे ही सेल टिश्यू, हमारे ही सेल और टिश्यू को क्या करने लगते हैं मेरा भाई, तो नष्ट करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं भाई, नष्ट करने लगते हैं, है ना। ये पता होना चाहिए, हमारे ही सेल और टिश्यू को क्या करने लगते हैं भाई, नष्ट करने लगते हैं। किसी भी मतलब कि डिसऑर्डर के कारण, किसी भी कारण से क्या करने लगते हैं, हमारे ही एंटीबॉडी जेनेटिक कारण से हमारे सेल को क्या करने लगते हैं, नष्ट करने लगते हैं, मारने लगते हैं। अब मारने लगते हैं तो भाई ये क्या हो गया कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है ना। ऑटो इम्यून डिजीज आपको याद रख लेना, इसमें याद रख लेना 3-4 मेजर 2-3 बीमारी आता है ना। तो फर्स्ट बीमारी लिख लेना, वैसे ज्यादा बीमारी के बारे में इसमें दिया नहीं है, उसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, उसके बाद अपना काम शुरू कर लेंगे वही वाला, है ना। चलो इसमें हम एक चीज देख लेते हैं, एक्सो, नहीं ये लिखो, आर्थराइटिस, है ना। आपको दूसरा, हाँ इसमें क्या होता है कि हमारे ही एंटीबॉडी हमारे ही क्या करते हैं, ज्वाइंट को मारने लगते हैं, हमारे ही ज्वाइंट को नष्ट करने लगते हैं, है ना। दूसरे बाद क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, थेनिया ग्रेविस है ना। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि हमारे मस्कुलर जंक्शन नष्ट होने लगते हैं, हमारे ही मस्कुलर जंक्शन को माइस्थेनिया ग्रेविस में। ये ऑटो इम्यून डिजीज है, क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है ना। ऑटो जेनेटिक फैक्टर के कारण ऑटो इम्यून डिजीज है ना, डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज है। ये टोटल है, टोटल है यार, याद रख लेना, है ना। माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, और या आप एक्सो
माइस्थेनिया ग्रेविस के बाद ये मत लिखो, ये काम लायक है नहीं, है ना। आप इसको लिख देते हो ग्रेव डिजीज। क्या है? ग्रेव डिजीज, ग्रेव्स डिजीज है ग्रेव। और क्या है कि हाँ, ये ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है कि DHS रिसेप्टर ये इसको ही नष्ट करने लगते हैं, ये पता ही है आपको। और परनीसियस अनीमिया है, परनीसियस अनीमिया है, ये भी याद रख लेना, परनीसियस अनीमिया है ना। तो आपको इतना चीज तो याद रख लेना कि ये सारे डिजीज है ना। और ऑटो इम्यूनिटी लिख देना, है ना। ये ठीक है, अब इतना तो हो गया, पहले समझ लो, यहां से समझ लो क्या है कि हम बात कर रहे हैं क्या, ऑटो इम्यूनिटी की, मतलब या ऑटो इम्यून, है ना। ऑटो इम्यून क्या है, या इसमें डिजीज भी आ जाता है। और इसमें क्या होता है कि हमारे ही क्या होते हैं कि एंटीबॉडी हमारे ही सेल को क्या करने लगते हैं, नष्ट करने लगते हैं। कैसे नष्ट करने लगते हैं भाई, कैसे नष्ट करने लगते हैं? तो ये क्या होता है कि हमारे जो एंटीबॉडी में कोई भी, मतलब कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण हमारे एंटीबॉडी हमारे इसको नष्ट करने लगते हैं। तो ये पता हो गया, टिश्यू को नष्ट करने लगते हैं। अब आपको क्या है कि इसमें आर्थराइटिस है, माइस्थेनिया है, यहाँ पर क्या है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। ये डीएच रिसेप्टर, हमारे डीएचएस रिसेप्टर को क्या करने लगते हैं, नष्ट करने लगते हैं। और परनीसियस अनीमिया है, तो इसको भी, इसमें भी ये बीमारी होता है। तो आपको इतना तो हो गया, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके पहले नोट कर लो, नोट कर लो, क्या हो जाएगा। चलो हो गया, बहुत बढ़िया। चलो एक 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 देखो, है क्या कि आप लोग मस्ती से पढ़ते रहो बढ़िया तरीके से, है ना। और क्या है, कुछ नहीं है। कहते ना कि लाइफ में, जिंदगी में कुछ नहीं है बउआ, लाइफ में बहुत रेस है। अगर अभी रेस नहीं जीते तो रेस में ना हो दौड़े तो बाद में रेस में फेल हो जाओगे, है ना। तो याद रखना कि क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में जानो, लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड से नाम से पता चल जाएगा, लिम्फ के बारे में बात कर रहा है ना। मतलब कि ये हमारी इम्यूनिटी से ही संबंधित है। क्या होते हैं कि हमारे इम्यून सेल, सारे इम्यून सेल कहाँ पे भाई, प्राइमरी इसमें ऑर्गन्स होता है, प्राइमरी ऑर्गन्स होता है, सेकेंडरी होता है। क्या होता है, प्राइमरी, और क्या होता है, सेकेंडरी होता है। लेकिन हमारे ये जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स में क्या होते हैं, हमारे इम्यून सेल क्या होते हैं कि बनते तो हैं, मेच्योर भी होते हैं, प्रोलिफरेट भी करते हैं। और मेच्योर होते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, और ये तो होता ही है। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है कि इसमें हमारे जो एंटीबॉडी होते हैं, क्या होते हैं, तो आपको पता ही है कि इसमें बहुत सारे आ जाते हैं सेकेंडरी में। तो पहले प्राइमरी लिख लो, प्राइमरी दो है, लिख लो, है ना। क्या होते हैं, बोन मैरो, क्या होते हैं, बोन बैरो नहीं रे भैया, बोन मैरो। उसके बाद क्या होते हैं कि आपको याद रख लेना, यहां पर थाइमस होता है, थाइमस के बारे में पढ़ लेना कि थाइमस भी होता है, थाइमस ग्लैंड होता है। थाइमस में भी क्या होते हैं कि भाई ये प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, हमारे ज्यादा से ज्यादा जो ये होते हैं इम्यून सेल बनते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं,
वहीं पर क्या मैच्योर होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर जितने भी इम्यून सेल हैं ओवरऑल इम्यून सेल मेच्योरेशन उसके बाद क्या प्रोलीफरेट भी करते हैं और बनते भी हैं। क्या होता है यहाँ से इनिशिएशन भी होता है, यहाँ से ये बनते भी है ना, बनते, एक हिंदी में लिख देते हैं बनते हैं है ना। कौन? तो इम्यून से। आपको याद रखना है सेकेंडरी में क्या होता है, वैसा सेकेंडरी में आपको याद रख लेना है कि एस्प्लीन होते हैं। एस्प्लीन मतलब क्या होता है, पलीहा होता है। पलीहा में आपको पता है कि पलीहा क्या होता है, ग्रेवियार्ड होता है। क्या होता है, ग्रेवियार्ड बोला जाता है। किसका ग्रेवियार्ड बोला जाता है? आरबीसी का, इस सबका ग्रेवियार्ड, इसी को एस्प्लीन को बोला जाता है, ग्रेवियार्ड है ना। कब्रिस्तान बोला जाता है। ये स्टोर भी करता है, फिल्टर भी करता है। ये एस्प्लीन स्टोर भी करता है, फिल्टर भी करता है, और जो वायरस होते हैं उनसे लड़ने का भी काम करता है। ये याद रख लेना। तो स्प्लीन के बारे में आपको हल्के में इसको मत लेना बबुआ, हल्का में ले लिए तो हल्का में बन जाओगे। उसके बाद क्या होता है कि लिम्फ नोड होते हैं। लिम्फ नोड होते हैं। अब लिम्फ नोड क्या होता है, लिम्फ नोड कैसे बनते हैं? लिम्फ नोड क्या होता है, तो आपके जो लिम्फोइड वेसल्स होते हैं ना, जो लिम्फोइड वेसल्स होते हैं इकट्ठे होकर और लिम्फ नोड बनाते हैं। क्या होते हैं? लिम्फ नोड बनाते हैं। लिम्फोइड वेसल्स क्या होते हैं? इकट्ठे होकर और लिम्फ नोड बनाते हैं। याद रख लेना कौन इकट्ठे होते हैं, तो लिम्फोइड वेसल्स इकट्ठे होकर लिम्फ नोड बनाते हैं। इसके बारे में तो तीनों के बारे में पता ही है कि ग्रेवियार्ड था। ये बोन मैरो में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा बनता है। आपको पता ही है कि क्या होता है, थाइमस है तो इम्यून सेल। थाइमस एक चीज बता रहा, वैसा कौन सा ऑर्गन से जो क्या होता है कि जन्म में नहीं रहता और जन्म के बाद आता, और जो ओल्ड एज हो जाते हैं उस समय क्या होता है, उस समय भी नहीं रहता। वैसा ऑर्गन के नाम बता, कौन सा ऑर्गन से, जरा बता कर दिखाना, पता होगा तो आपको पता है कि सर यही तो होता है, यही यही जन्म में तो नहीं होता है, बच्चे में। इसीलिए तो इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है बच्चे की। इम्यून से जो इम्यूनिटी पावर कहते हैं ना, बच्चे इधर उधर नहीं जाए। देखो सबसे ज्यादा निमोनिया हो जाता है, फट दे निमोनिया हो जाता है, क्योंकि कमजोर ना होता है। ये होता ही नहीं भाई, होगा तब ना। देखा उस समय तो तक क्या होता है कि बच्चे को माँ देती है, प्लेसेंटा क्रॉस करने वाली एक हम तुमको बताए थे जो इम्यूनिटी प्रदान करती है, कौन सी थी मेरे भाई? तो IgG होता है। IgG प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है। बाहर बच्चे की अगर बर्थ हो जाती है तो फिर क्या होता है कि ये सब जब तक होते हैं दो ज्यादा दिन तक नहीं हो पाते हैं, तो ये उसके बाद बच्चे की खुद से अब बननी चालू होती है। तो ये अब बाद में होता है, धीरे 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 ऐसे इसकी ग्राफ बनते हैं, ऐसे इसकी ग्राफ बनती है, और समय ढलते ही ओल्ड एज होते ही खत्म हो जाती है आदमी। तो पता हो गया, लिम्फ नोड हो गया, एस्प्लीन हो गया। दो चीज के बारे में तो पता हो गया कि हाँ ये दोनों चीज क्या है, कि ये यहाँ पर लिम्फ वेसल्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो दो मेजर चीज को याद रख लेना। इससे पहले एक सॉन्ग सुना देंगे, लेकिन दो चीज याद रख लेना। इसमें एक चीज टॉन्सिल्स आता है, एक माल्ट आता है। माल्ट और टॉन्सिल्स के बारे में याद रखना। माल्ट क्या होता है, फुल फॉर्म लिख दो सर। माल्ट भी आता है, क्या होता है, माल्ट, माल्ट है ना, माल्ट आता है। माल्ट क्या होता है, म्यूकोसल एसोसिएटेड क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू होता है। लिम्फोइड क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू होता है ना। माल्ट होता है। और पियर्स पैच याद रख लेना। क्या, पियर्स पैच याद रख लेना। पियर्स पैच भी याद रख लेना, माल्ट भी याद रख लेना, और ये तीन चार मेजर याद रख लेना। वैसे लिखने की कोई जरूरत भी नहीं थी, पियर्स पैच आपको पता ही है ना।
माल्ट पता है, हाँ एक चीज याद रख लेंगे, माल्ट के बारे में बहुत अच्छी बात बोली है। क्या माल्ट के बारे में एक बहुत अच्छी बात बोली है, क्या 50% क्या होता है, 50% सबसे ज्यादा क्या होता है कि माल्ट होता है, 50% माल्ट। कहाँ कहाँ होता है सर माल्ट? आपको पता है कि ये जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, गैस, जो गैस वाला हमारा गैसो क्या होता है, इंटेस्टिनल ये होता है, क्या होता है, जो हमारा यूरेनो क्या होता है, ट्रैक होता है, यूरेनो ट्रैक होता है, वहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है कि माल्ट होता है। आपको पता है कि म्यूकस वहीं पे बहुत ज्यादा होता है, तो माल्ट भी क्या होता है, वहीं पे ज्यादा होगा, है ना। टॉन्सिल्स भी याद रख लेना, टॉन्सिल्स क्यों छोड़ दिए, टॉन्सिल्स भी याद रख लेना, टॉन्सिल्स के बारे में। तो हो गया, मिटा देना। चलो बहुत बढ़िया, याद रखने के लिए बोल दिए हैं, उसको ज्यादा लिखना है नहीं, और आपको ये याद रख लेना, हो गया ना। और चलो कैंसर के बारे में पहले बताओ हमको, कैंसर होता क्या है, व्हाट इज द कैंसर, कैंसर क्या है, पहले इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लेना, है ना। कैंसर क्या होता है बताओ, कैंसर के बारे में बताना, क्या होता है कैंसर, कैंसर को थोड़ी सी हल्के में मत लेना बबुआ। कैंसर क्या होता है, कैंसर, कैंसर कैंसर क्या होता है, ये कैंसर कैसी बीमारी है, बताओ होता कैंसर क्या है। कैंसर के बारे में अगर पता है तो बताना, नहीं पता है तो हमको क्या करना है, जानना, अब मतलब कि बताना है ना। चलिए कैंसर के बारे में बताइए भाई, कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसी बीमारी होता है, आपको ये याद रखना, कैंसर कैसी बीमारी होता है। तो आपको याद रखना है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होते हैं कि नॉर्मल सेल क्या होते हैं, बेचारा नॉर्मल सेल क्या होते हैं कि कैंसर में बदल जाते हैं, नॉर्मल सेल कैंसर में बदल जाते हैं, कैसे बदल जाते हैं, तो एक नॉर्मल से डिवाइड कर रहा है ना, वो क्या होता है कि धीरे 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 उसमें क्या होती है कि अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड क्या होती है कि सेल डिवीजन होती है, अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन होती है ना। तो अनरेगुलेटेड हो जाता है, या जरूरत से ज्यादा हो जाता है, अनरेगुलेटेड के बाद जरूरत से ज्यादा क्या होती है, सेल डिवीजन। एक नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल, नॉर्मल सेल में क्या होती है, नॉर्मल सेल में, नॉर्मल सेल में क्या होती है कि ऑन रेगुलेटेड, रेगुलेटेड क्या होती है, सेल डिवीजन होती है, ऑन रेगुलेटेड क्या होती है, सेल डिवीजन होती है, वही क्या है, वही कैंसर है ना। ऑन रेगुलेटेड आपको पता हो गया, है ना। अब यहाँ पर एक चीज हम लिखते हैं कि कैंसर, हम एक थोड़ी सी ये में लिख देते हैं कि एक हम नॉर्मल ले लेते हैं सेल, क्या सेल ले लेते हैं, क्या सेल ले लेते हैं, सिर्फ सेल लेते हैं, है ना। और एक कैंसर सेल ले लेते हैं, कैंसर सेल ले लेते हैं ना, ये दो सेल हम ले लेते हैं। और दो सेल लेकर भी हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि नॉर्मल सेल में कॉन्टेक्ट इनहिबिशन पाया जाता है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का क्या होता है, एक प्रॉपर्टी पाया जाता है। इसमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, खो देते हैं। कैसे खो देते हैं, मान लो एक सेल है, मान लो क्या है कि एक नॉर्मल सेल है, आस्ते से क्या हुआ कि ये कैंसरस सेल में बदल गया, नॉर्मल सेल है, आस्ते से क्या हुआ कि कैंसर सेल में बदल गया, कैसे बदल जाएगा, तो वो याद रख लेना कि एक हम सेल बना देते हैं, मान लो ये सेल है ना, ये सेल डिवाइड कर रहा है, ये सेल बेचारा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जैसे ही क्या आएगा कि दूसरे सेल के कांटेक्ट में आएगा, क्या होगा, दूसरे सेल के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा भाई, सेल डिवीजन बंद कर देगा, सेल डिवीजन बंद कर देगा, सेल डिवीजन इंड कर देगा, स्टॉप कर देगा, है ना। तो इनमें क्या होता है, कांटेक्ट, कांटेक्ट इनहिबिशन, कांटेक्ट इनहिबिशन का क्या होता है कि प्रॉपर्टी पाया जाता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, पाया जाता है। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का क्या होता है, प्रॉपर्टी। मान लो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या मतलब है कि आपको अगर कोई चीज है ना, तो आपको पता चला कि ये आपको अगर हम छुएंगे तो क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि ये अब काम रुक जाना है। लेकिन अगर यही कैंसरस सेल की बात है तो इनमें क्या होते हैं, दे लूज आवर्स, lose the properties of
कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। क्या कॉन्टेक्ट इनहिबिशन? कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का क्या होता है प्रॉपर्टी, ये खो देते हैं। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी इनमें नहीं होती है, मतलब कि ये असामान्य डिवाइड करने लगते हैं। कैसे? मान लो एक कैंसर सेल है ना, एक कैंसर सेल है बच्चे, एक कैंसर सेल है मेरे बच्चे। ये देखो बहुत बढ़िया है कि ये कृष्ण जी का बहुत बढ़िया है। एक हमको बहुत बढ़िया लगता है, कौन भाई? आपको पता है कि हमको कर्ण बहुत अच्छा लगता है। उसने कर्ण ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, आपको पता होना चाहिए। तो वही बोला था कि माधव हमारे जो ये पराक्रम है, पराक्रम का कभी ये परिचय नहीं हो पाएगा क्या? कर्ण ने बोला था कि माधव कभी मेरे पराक्रम का परिचय नहीं हो पाएगा, या मेरी विद्या का कभी परिचय नहीं हो पाएगा। तो बहुत अच्छा भी था, हमको अच्छा लगता है। आई एम इंस्पायर कर्ण है, फॉर कर्ण है ना। हो गया ना, ये मिटा दिए ना पहले, सॉरी मिटा देना। आपको याद रखना नॉर्मल सेल क्या होते हैं कि एक हद तक, देखो एक हद तक क्या होते हैं कि भाई डिवाइड करते हैं। अब एक ग्राफ बना लो, एक ग्राफ बना लो, एक ग्राफ बना लो। एक हम क्या ले लिए थे भाई, एक ले लेते हैं, एक हम लैब में सेल ले लेते हैं ना, और वैसे से ले लेते हैं जो क्या करते हैं कि एक हद तक क्या करते हैं कि एक हद तक अपना सेल डिवीजन रोक देते हैं, सेल डिवीजन रोक देते हैं। और वैसे सेल होते हैं जो एक हद तक नहीं, वो क्या करते हैं कि अपना सेल डिवीजन क्या करते हैं, चालू रखते हैं। क्या करते हैं? चालू रखते हैं। मतलब कि चालू रखते हैं कहने का मतलब है कि हम देखो, अगर इसकी एक्सपेरिमेंट की गई ना, इसकी दोनों की एक्सपेरिमेंट की गई है ना, तो एक मतलब इसमें रखा गया सेल, एक सेल को, एक में एक सेल को, है ना। तो वैसे सेल में देखा गया कि इसमें सेल डिवीजन एक हद तक रुक गई, मतलब कि मर गई, है ना, जो लाइफ, जो जीवित सेल थी। और एक में क्या हुआ कि उस सेल क्या हुई कि काफी ज्यादा डिवाइड करने लगे, काफी ज्यादा डिवाइड करने। तो याद रख लेना कि जो सेल ज्यादा डिवाइड कर रही है उसकी क्या ग्राफ कैसे बनेगी, जे शेप की। क्या बनेगी? ग्राफ, ग्राफ क्या बनेगी? ग्राफ जे शेप की बनेगी, जे शेप की बनेगी। और इसकी ग्राफ क्या बनेगी? एस शेप की। क्या बनेगी? एस शेप की। क्या बनेगी? शेप की क्या बनेगी? एस शेप की क्या बनेगी? ग्राफ बनेगी, है ना, ग्राफ बनेगी। तो आपको याद रखना कि जो एस शेप की ग्राफ बनेगी वही क्या है कि आपको नॉर्मल सेल है। तो ये एक हद तक, ये एक हद तक क्या होगी, सेल डिवीजन रोक देगी, लेकिन ये एक हद तक सेल डिवीजन नहीं रोकेगी। ये इनफाइनाइट टाइम तक सेल डिवीजन करेगी, लेकिन एक क्या होगी, ये इनफाइनाइट टाइम तक सेल डिवीजन नहीं करेगी, एक फिनिटी टाइम तक क्या करेगी, सेल डिवीजन करेगी। आई होप इसको तो पहले इतना समझ में आया, कल के लेक्चर में इसको बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से समझा देंगे, और बढ़िया तरीके से बहुत सारी चीजें इसमें आपको और चीज क्या पढ़ना है कि इसमें कौन से एजेंट होते हैं, कॉजिंग एजेंट होते हैं, इसकी जो ये है बीमारी की इलाज करने की टेक्निक कौन कौन सी है, इसकी कीमोथेरेपी है, आपको रेडियोथेरेपी है, आपको लिकोथेरेपी है, मतलब कि लिम्फोथेरेपी है। तो आपको ये सारा चीज थेरेपी भी बता दिया जाएगा, और कौन कौन से इसके एजेंट है, कौन कौन से इसकी जांच हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक्सरे के द्वारा भी अल्फा रे भी हो जाता है, इसमें यूवी रे भी आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये बीमारी की डायग्नोस भी बता दिया जाएगा। तो सारी चीज हो जाएगा कल के लेक्चर में। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद। और सो बहुत बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए।